पहला पॉइंट क्या लिखा था हमने कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी का? ठीक है, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट, हाँ, ये जल में अघुलनशील होते हैं। तीसरा पॉइंट, अब तुम मुझे बताओ कि जैसे हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था कि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, आकर्षण बल का नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो काफी प्रबल होता है। यहाँ पर यहाँ का जो बल होगा वो उसके कंपैरिजन में कैसा होगा? दुर्बल होगा। दूसरी बात, यहाँ उनका जो क्वथनांक होता था किसका? आयनिक यौगिक का, वो हमेशा उच्च होता था। इनका, लेकिन फिर एक तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए डायमंड के बारे में। डायमंड तो बहुत हार्ड होता है और उसका जो क्वथनांक होता है वो अधिक भी होता है, लेकिन मैंने अभी तुमसे क्या कहा कि इनका क्वथनांक, तो एक दो एक्सेप्शन है, बाकी सबका कम ही होता है। समझ में आ रहा है? तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक, आयनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड, दोनों में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होता है? तो आंसर क्या होगा? आयनिक का। क्लियर है? उसके बाद में रिएक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की, तो ये आयनिक कंपाउंड ज्यादा रिएक्ट करते हैं या तेजी से रिएक्ट करते हैं। जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी भी थोड़ी कम होती है। तुम्हारे ना एग्जाम में जैसे मान लो डिफरेंस आ सकता है, अंतर लिखने के लिए आ सकता है, किसके बीच में? आयनिक यौगिक, कोवैलेंट, चार डिफरेंस लिखने के लिए 4, तो तुम लिख सकते हो। पहला, आयनिक मैं बोल देता हूँ, इसे लिखवाऊंगा नहीं, आगे टॉपिक करेंगे अभी हम। आयनिक कंपाउंड शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो इधर लिख देता हूँ आयनिक कंपाउंड, इधर कोवैलेंट कंपाउंड, शॉर्ट में लिखते हैं। ये सिर्फ किस में मिलते हैं हमें? ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या होंगे? ये सॉल्युबल, ये क्या होंगे? इनसॉल्युबल। ठीक है, हमने ये तो कह दिया कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो सॉल्युबल होंगे, ये नॉन पोलर में सॉल्युबल होंगे। यही तो समझाना था, पोलर और नॉन पोलर। इसमें ये पोलर वाले में सॉल्युबल नहीं होंगे, पोलर वाले में ये सॉल्युबल होते हैं, आयनिक वाले। तो ये कहाँ सॉल्युबल होंगे? नॉन पोलर में। तो ये वाटर में तो इनसॉल्युबल होंगे क्योंकि वाटर खुद कैसा होता है? पोलर। तो ये सॉल्युबल किस में होंगे? सॉल्युबल इन नॉन पोलर। और फिर तुम्हें एग्जांपल से याद रख लेना, बेंजीन, टॉलिन, ठीक है, कैरोसिन, इन सब में ये क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। थर्ड पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई, इनका बॉइलिंग पॉइंट। इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है, केमिकल रिएक्शंस, ये फास्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जल्दी दिखाते हैं, और ये केमिकल रिएक्शन थोड़े स्लो दिखाएंगे। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हो गए किसके बीच में? आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में। अभी मैं तुम लोगों से एक बात बताया कि ये जो कंपाउंड्स है वाटर में सॉल्युबल हैं और ये वाले नहीं है। ठीक है, या ये कह सकते हो कि आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं ये पोलर में सॉल्युबल होते हैं। किसमें? सारे के सारे आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। तो कोवैलेंट वाले फिर कहाँ सॉल्युबल होंगे? नॉन पोलर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड खुद कैसे होते हैं बच्चे? पोलर। सही बात है। NaCl को देख लो, Na पे प्लस, Cl पे पोलर ही तो है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अगर आते, तो पोलर वाले हमेशा किस में सॉल्युबल होते हैं? पोलर में। और नॉन पोलर, ये कोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे होते हैं? नॉन पोलर। भाई अगर नहीं, अब ये भी नहीं है कि सारे के सारे नॉन पोलर हो, ध्यान रखना। कोवैलेंट कंपाउंड्स के साथ में तुम एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि कोवैलेंट कंपाउंड सारे के सारे कैसे होते हैं? कुछ पोलर भी होते हैं, कुछ कैसे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला वर्ड जो मैंने लिखा है इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सही, तो फिर क्या होगा? ये दोनों में ही, हाँ, हम ये लिख सकते हैं कि जो मोस्टली कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ज्यादातर इनसॉल्युबल होंगे, कुछ सॉल्युबल भी होंगे। कोई एग्जांपल दे सकता है तुम में से? देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने कुछ गलत लिखा है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम जब पढ़ते हैं तो अचानक हमें चीजें याद आती हैं, यही तो पढ़ने का फायदा है ना। तुम में से कोई एग्जांपल दे सकता है कि कौन सा ऐसा कोवैलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजक यौगिक, जो वाटर में सॉल्युबल हो? ये तो मैंने कल बताया था ना, एसिटिक एसिड, अल्कोहल, ये सब क्या है? कोवैलेंट ही तो है, लेकिन वाटर में क्या है वो? तब मैंने शायद कल मोस्टली ही लिखवाया था ना मैं। और एक और HCl को देख लो, हाइड्रोजन क्लोराइड को,
हाइड्रोजन क्लोराइड पानी में सॉल्युबल है नहीं है, एसिड है, तभी तो वाटर में सॉल्युबल होता है और हम इसे एसिड कहते हैं। तो लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक टॉपिक समझाने जा रहा हूँ, यहीं पे समझ लो टॉपिक क्या है। देखो, क्योंकि ये वाली बात तो हम हर बार नहीं कह सकते कि कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में कैसे हैं, इनसॉल्युबल, ये बात सही नहीं है ना। और ना मैं ये कह सकता हूँ कि सारे के सारे कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर वाले में सॉल्युबल होंगे। तो फिर बात क्या है, देखो तुम्हें अभी एक ये याद रखना है कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, कैसे वाले पोलर कंपाउंड्स, पोलर यौगिक या ध्रुवीय यौगिक, ये हमेशा पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, सॉल्युबल। इसमें कोई गलती नहीं है। तो नॉन पोलर वाले कहाँ पर, जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे वो किस में सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर में। किस में होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ये बिल्कुल ठीक है, मतलब जो जैसा है उसी के साथ पे वो सॉल्युबल होगा। पोलर वाला किस में सॉल्युबल होगा। अब तुम ये याद मत रखो कि आयनिक और कोवैलेंट, अब तुम्हारे दिमाग में बस एक वर्ड चलना चाहिए, पोलर किस में सॉल्युबल होगा, पोलर में। नॉन पोलर किस में सॉल्युबल होगा। तो अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि HCl है, ये किस में सॉल्युबल है। मान लो मैं तुम्हें दो सॉल्वेंट लिख के दे देता हूं, ध्यान से देखो, एक तो वाटर और एक मैंने लिख के दे दिया बेंजीन। अब तुम्हें ये नहीं देखना है कि ये कोवैलेंट है आयनिक है, वो तुम देख सकते हो, लेकिन तुम ऐसे भी आंसर दे सकते हो। कैसे, तुम्हें पता है कि यहाँ पे दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स हैं, इस पे प्लस चार्ज होता है और इस पे, तो तुम्हें अभी याद आ गया कि सर ये तो पोलर है। अब अगर ये पोलर है तो ये पोलर वाले में सॉल्युबल होगा, बात खत्म। तो हमें पता है कि वाटर ही तो पोलर है, इस पे तो हम प्लस माइनस दिखाते हैं, बेंजीन पे तो आते ही नहीं है, तो दिस विल बी सॉल्युबल इन दिस। जबकि ये देखा जाए तो ये कोवैलेंट है, कैसा है ये, तो डिसॉल्व हो गया किसमें, वाटर में। जबकि हमने देखा था कि वाटर में तो ज्यादातर आयनिक डिसॉल्व होते थे, बट ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, पोलर पोलर में, नॉन पोलर। एक कॉन्सेप्ट चलता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये बहुत ही फेमस टर्म है ये, ठीक है, एक कहावत कह सकते हो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा होता है वैसे को घोलता है। पोलर वाला पोलर को, नॉन पोलर, इसका देखो इस्तेमाल कहाँ पर होता है। जब तुम्हारे क्या कहते हैं कपड़ों पे तुमने देखा होगा ऑयल लग गया, तेल, तो उसको हटाना काफी मुश्किल होता है, नहीं होता है। तो पुराने लोगों को भी ये टेक्निक पता थी कि वो उसको हटाने के लिए मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करते थे। किसका, अब उन्होंने कौन सी केमिस्ट्री पढ़ी थी, उन्हें क्या पता था पोलर, नॉन पोलर, ऑर्गेन, ये क्या कहते हैं आयनिक कौन सा है, कोवैलेंट कौन सा, नहीं पता था ना। बट उन्होंने टाइम के साथ में ये चीजें देख ली होंगी भाई। उन्होंने उस पर क्या कहते हैं, मान लो पानी लगा के देखा होगा, पानी से बहुत रगड़ा होगा, उससे हटा ही नहीं होगा, तो उनके दिमाग में आया कि भाई पानी से तो तेल नहीं छूट रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया होगा, जो जो चीजें आसपास में होती हैं उनका इस्तेमाल करके तो किसी चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उन्होंने केरोसिन ऑयल का यूज किया होगा। अब तेल को छुटाने के लिए सरसों का तेल तो नहीं लगाएंगे ना, वो भाई वही तो लगा हुआ है। तो उन्होंने मालूम मिट्टी के तेल का इस्तेमाल किया, पेट्रोल का इस्तेमाल किया, रुई में लिया और करके देखा, तो देखा कि धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, यही तो चल रहा है। कैसे, जो तुम्हारा ऑयल है, ठीक है, वो नॉन पोलर होता है, कैसा होता है। अब उसको हटाने के लिए, ठीक है, ऑयल को हटाने के लिए ऑयल जैसा ही कुछ लेना होगा। तो मिट्टी का तेल जो होता है वो भी एक नॉन पोलर होता है। मिट्टी के तेल के अंदर एल्किन, एल्कीन्स, ये सब चीजें होती हैं। तो उसको रगड़ोगे तो मिट्टी का तेल जो ऑयल लगा हुआ है कपड़े पे उसको अपने अंदर खींचने की कोशिश करेगा, अपने अंदर डिसॉल्व करना चाहेगा ना, अपने अंदर घोलना चाहेगा, तो कुछ देर बाद वो कपड़ों को छोड़ देता है। क्लियर होगी बात। ऐसे ही क्या होता है, कई बार तुम देखोगे कि कुछ चीजों को छुड़ाने के लिए हम नींबू का इस्तेमाल करते हैं, तो नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, तो वो हो सकता है कि जिस चीज को तुम छुड़ाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो वो उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर ले रहा हो। छूटती कोई चीज तभी है जब कोई दूसरा उसे अपनी तरफ खींच ले। बात समझ में आ रहा है। तुम पानी से किसी चीज को छुड़ाते तब हो जब पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स, वो उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। तुम उसका यूज करते हो ना सर्फ का, ठीक है, साबुन का इस्तेमाल करते हो। ये सब क्या करते हैं, इनमें जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं या डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गंदगी के साथ पहले चिपकते हैं। ये 10th क्लास में सबने पढ़ा होगा, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, वहां पे डिटेल में है कि इस तरीके से कपड़ा होता था, उस पे सोप के मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाते थे, सब मिसल नाम देते थे। फिर धीरे धीरे वो मिसल अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है, फिर थोड़ा सा हम पानी वानी डाल देते, छूट जाता था। तो कुल मिला के तुम ये टॉपिक याद रखो, लाइक डिसॉल्व्स
पोलर पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को। ठीक है, चलो यहाँ तक बात खत्म हो गई। डिफरेंसेस ये तुम लोग लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर जरूर, किसके बीच में अंतर लिखना है, आयनिक यौगिक और कोवैलेंट यौगिक। कंफर्म है तुम्हारा 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। मैं बार बार देखो तुम्हें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ सो दैट तुम उस पर ज्यादा फोकस करो। इससे पहले वाले चैप्टर में तुम्हारे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन कंफर्म आएगी, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर क्वेश्चन आ सकता है 2 तुम्हें एलिमेंट दे देंगे, बताओ किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक और किसकी कम है, तो तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, वहां से तुम्हें आंसर मिलेगा। कोई छोटा होगा, किसी का साइज बड़ा होगा, तो तुम्हें फिर से पता है कि जिसका साइज छोटा होता है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक होती है, जिसका साइज बड़ा होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलता है उसकी कम होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे यहाँ पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हमने आयनिक कंपाउंड्स और क्या पढ़ लिया बच्चे, कोवैलेंट कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने। अब और यहाँ पे टॉपिक चल क्या रहा था बताओ, यहाँ पे चल रहा था इन सबका मेन बेस क्या था, ऑक्टेट रूल। क्या था, जैसा आप बोलते हो अष्टक नियम। कुल मिला के अब तक यही तो चल रहा है हर बार, भाई आयनिक वाला आयनिक कंपाउंड क्यों बना रहा है, क्योंकि उस अष्टक पूरा करना एलिमेंट्स को। कोवैलेंट वाला भी यही काम कर रहा है, लेकिन क्या ये सही है कि अष्टक नियम हर जगह काम करता है, तो बात है कि नहीं। अष्टक नियम की कुछ अपनी सीमाएं हैं। क्या है सीमाएं, बोले तो लिमिटेशन। किसकी लिमिटेशन, ऑफ ऑक्टेट रूल। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये कंफर्म आना है एग्जाम में। तुमसे कहा जाएगा कि 2 या 3 सीमाएं लिख के दिखाओ, किसका, अष्टक नियम का। अब अगेन रटना मत, बहुत आसान है, समझना है। सीमा का मतलब तो समझ में आ गया ना, लिमिटेशन का मतलब जहां पे वो फेल होगा। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है बच्चे एक्सपेंडेड ऑक्टेट का। किसका, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। लिमिटेशन का मतलब समझ में आ गया, क्या, सीमाएं। सीमा का मतलब कहाँ पे वो जाके वहीं पे रुक जाएगा, उससे आगे वो काम नहीं कर पा रहा है, उसे हम कहते हैं लिमिटेशन या लिमिट होना। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, वर्ड तो है यहाँ पे एक्सपेंडेड। मेरा क्वेश्चन है एक्सपेंड क्या होता है, किसी चीज का फैलना। 2 वर्ड होते हैं, एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट। मैं बार बार कहता हूँ, इंग्लिश इसलिए समझा रहा हूँ ताकि ये भी तुम्हें याद है। एक्सपेंड मतलब फैलना, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना, सही है। अब यहाँ पे कोई चीज, अब यहाँ पे बिल्कुल ऐसे नहीं यूज होना है कि तुम देखोगे क्या कहते हैं कोई एलिमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फैल गया, ऐसा नहीं। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। मतलब ऑक्टेट जो होगा उससे भी ज्यादा बात चली जाएगी। ऑक्टेट का मतलब क्या समझते हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर कहीं पर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 9 हो जाएं, 8 की जगह 9 हो जाएं, 10 हो जाएं, तब मैं क्या कहूंगा उसे, वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। क्या है वो, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ऐसे हमारे पास कई कंपाउंड्स हैं जहां पे जो तुम्हारा एलिमेंट होता है ना, उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज्यादा हो जाएंगे, कम नहीं ज्यादा। एक्सपेंड हो रहा है ना, तो उसके एग्जांपल देखो। सबसे पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूँ PCl5। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, इसे कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। नाम देखो बहुत आसान होते हैं इनके, फास्फोरस तो खुद है ही, और इसके साथ कितने क्लोरीन अटैच है, 5। 5 का मतलब पेंटा, तो दिस इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये एक एग्जाम्पल है एक्सपेंडेड ऑक्टेट का। कैसे है अब वो समझते हैं, अभी कोई लिखेगा नहीं, समझते जाओ। फास्फोरस एटॉमिक नंबर कितना होता है फास्फोरस का, 15, बिल्कुल सही है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5। बहुत बढ़िया है। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे, तो ऐसा करता हूँ, अलग से दिखाता हूँ। इसके ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने इस तरीके से दिखा दिया। इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में आता है कौन जुड़ने के लिए, क्लोरीन। अब क्लोरीन की हालत क्या है, अभी क्लोरीन के बारे में पता है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ ताकि हमें आसानी रहे कि कौन से इलेक्ट्रॉन किसके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ध्यान रखना कि तुम कहीं सोचो कि सर इसके इलेक्ट्रॉन तो आप डॉट से दिखा रहे हो, इसके किससे दिखा रहे हो, ये किसी से भी दिखा सकते हो तुम, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि किसी से भी दिखा सकते हो, तो किसी ने कुछ और ही बनाना स्टार्ट कर दिया, किसी ने तीर बनाना स्टार्ट कर दिया, किसी ने चंद्रमा बनाना स्टार्ट कर दिया। डॉट और क्रॉस का ही इस्तेमाल होता है। फिर ये, तो अब तुम देखो सबसे पहले इस वाले क्लोरीन को देखो, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7। इसने इसके साथ कंबाइन कर लिया। इस क्लोरीन के अब कितने हो गए, 7 खुद के और ये इसके 8 पूरे हो गए, बढ़िया है। इसका तो क्या पूरा हो गया, ऑक्टेट। लिखते जाते हैं कि भाई किसका क्या पूरा हो रहा है। एक क्लोरीन अब यहाँ पर आएगा,
कितने क्लोरीन है टोटल? देखो 5 है ना, 5 तो देखने, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसका भी क्या पूरा हो गया, सही है। फिर इसके साथ, इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक क्लोरीन को ले आओ, इसका भी क्या पूरा हो गया। फिर यहाँ पे क्लोरीन, अब तो समझ में आ रहा होगा ना सबके, तो मैं अब सबके इलेक्ट्रॉन्स दिखा नहीं रहा हूँ, और एक क्लोरीन यहाँ पे दिखा दो, वरना तुम लोगों को कुछ भरोसा नहीं कहोगे सर आपने नहीं दिखाया था, हम क्यों दिखा। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि सभी क्लोरीन का ऑक्टेट पूरे हो गए। बट जरा फास्फोरस को भी तो देखो, उसके साथ क्या हुआ है, उसके पास कितने हो गए, 10 हो गए भाई, 5 तो खुद के थे ही, और 5 ही क्लोरीन वाले भी तो मिल गए इसे। तो अगर मैं अब इसके काउंट करूं तो इसके पास तो 10 हो गए, और ऑक्टेट रूल कहता है कि कितना होना चाहिए, 8 हो, कितने गए, तो ये होगी इस एक लिमिटेशन। सबके समझ में आया? तो तुम्हें एग्जाम में उन मॉलिक्यूल्स के बारे में लिख के दिखा देना है बस, जिनके पास में 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और दूसरी बात, ये स्टेबल भी होता है। कैसा होता है? मतलब ये स्थायी होता है। तो इसीलिए ना देखो, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। अब यहाँ से तुम देखोगे कि केमिस्ट्री में कोई चीज़ बिल्कुल फिक्स नहीं है। मैं आज कहूँगा कि ये हो रहा है, कल कहूँगा कि ये भी याद रखो कि ये भी हो रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं एक्सेप्शन। सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन तो मैं कहाँ मिलते हैं, केमिस्ट्री में। पूरी की पूरी एक सीरीज़ है कोटा फैक्ट्री, अगर तुम लोगों ने कभी देखा हो, कोटा फैक्ट्री एक सीरीज़ है, मतलब वही OTT पे जो सीरीज़ आती हैं वो मेनली केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा। वैसे तो कोटा फैक्ट्री सीरीज इस चीज़ पे है कि जो बच्चे IIT की और नीट की तैयारी करते थे ना कोटा में, तो उनके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी, कैसे वो पढ़ाई करते थे, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो क्या कहते जोक्स बने थे, जो सबसे ज़्यादा मीम्स बनी थी, वो केमिस्ट्री पे ही बनी थी। ये केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, एक्सेप्शन। इतने दिन से मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा था, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा हर कोई, और आज मैं तुम्हें एक एग्जांपल ऐसा बता रहा हूँ जो ऑक्टेट रूल फॉलो ही नहीं कर रहा। इतने दिन से मैं तुम्हें ये समझा रहा था कि ऑक्टेट रूल जो फॉलो करेंगे वो स्टेबल होंगे, क्या होंगे, और हर कोई स्टेबल होना चाहता है। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल याद रख लो जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता लेकिन फिर भी कैसा है, तो बस यही है, मैंने भी ऐसी पढ़ा, तुम भी ऐसी पढ़ोगे, नोट करो इसे। 8 से, तो एक एग्जाम्पल कौन सा है, PCl5, एक SF6, क्या नाम होगा इसका, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तुम घर पे बना के देख लेना, बनाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ सो दैट प्रैक्टिस करोगे तुम्हें सब बनाना आ जाएगा, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा। वैसे तो वैसे ही तुम आंसर दे सकते हो। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 16 होता है ना, तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आटोमस में, 6, 6 से भी तो मिले होंगे, हर एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा ना, तो 6 खुद के पास, 6 ये दे दिए, कितने हो गए, सोचो अभी 10 ही थे अब 12 हो गए, बट फिर भी ये कैसा है, स्टेबल है। तो और भी एक एग्जांपल्स तुम खुद ढूंढने की कोशिश करना जहाँ पे जो सेंट्रल एलिमेंट होगा उसके पास में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये तो मैंने तुम्हें एक्सपेंडेड का एग्जांपल दे दिया। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे एग्जांपल्स देने जा रहा हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम होंगे, क्या होंगे, लेकिन वो फिर भी क्या होंगे, स्टेबल होंगे। इनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड। डेफिशिएंट का मतलब कोई बताएगा, DEFICIENT, डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब होता है बच्चे कमी। कई बार कहते हैं ना कि इनकी बॉडी के अंदर विटामिन A की डेफिशिएंसी हो गई। जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो कई बार, तो तुम्हारे बॉडी में मान लो तुम्हारा चेकअप हुआ तो कुछ मिनरल्स कम आ गए, कोई विटामिन कम हो गया, तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी बॉडी में किसकी डेफिशिएंसी है, विटामिन A की, विटामिन B की, C की। तो डेफिशिएंसी का मतलब समझ में आया, कमी, ठीक है, किसी भी चीज की कमी हो जाना मतलब डेफिशिएंसी हो जाना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल मतलब वो मॉलिक्यूल्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब सिर्फ ये है कि वो ऑक्टेट जितना होना चाहिए था ना उतने नहीं होंगे, ऑक्टेट से ज्यादा होंगे या कम होंगे, कम। ज्यादा वाले तो हमने पढ़ लिया ना एक्सपेंडेड में, सबको समझ में आ गया डेफिशिएंट, ठीक है। मॉलिक्यूल्स तो पता ही है ना, अणु, कहीं कहो कि पूरा हिंदी समझाइए। चलो इसका कोई एग्जांपल दे सकता है तुम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल का, तुम में से कोई एक मैं दे देता हूं पहले, BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये नाम हो गया।
चलो अब समझते हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन 3, 3 तो होंगे। तो अगर मैं बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखा देता हूँ 1 2 3, और इसके साथ कौन जुड़ने आ गया, फ्लोरीन। कितना फ्लोरीन, तो ये तो एक एक इलेक्ट्रॉन अपने फ्लोरीन के आउटरमोस्ट में उतने ही थे जितने क्लोरीन पे के थे, ठीक है। एक इसके साथ हो गया, दूसरा बॉन्ड हो गया, फिर तीसरा बॉन्ड। बताना जरा बोरॉन के पास में कितने हो पाए, 6। में फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन बोरॉन के साथ में तो ऐसा नहीं हुआ ना, सॉरी ये, ठीक है ना। तो BF3 है कैसा मॉलिक्यूल, स्टेबल, लेकिन बोरॉन के आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो पाए, 6। तो ये क्या माना जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये क्या मानी जाएगी, लिमिटेशन मानी जाएगी ना, कमी, कि हर बार ऐसा नहीं है कि सबका अष्टक ही पूरा हो। ऐसी एल्युमिनियम क्लोराइड है, कौन है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, कितना होता है, आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन है 3 और 3 यहाँ से मिल गए, कितने हुए, 6। तो क्या इसका ऑक्टेट पूरा हुआ, समझ में आ रहा है सबके। ये नोट कर लो चाहो तो एग्जांपल, एक BF3 AlCl3। एक और एग्जांपल देखो, ये वाला भी देख लो, LiCl, लिथियम क्लोराइड। लिथियम के आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसने दे दिया किसको, क्लोरीन को। तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ। तो ये भी एग्जांपल किसमें माना जाएगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में। बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम का आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो आउटरमोस्ट में तो 2 होंगे, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसे क्लोरीन को दे देता है। तो इसका आउटरमोस्ट में फिर से कितने बचे, 8 तो नहीं बचे। तो ये सब किसके एग्जांपल्स माने जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स के। नोट कर लेना। बेरिलियम कितने क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 के साथ में। तो 2 क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना, 1 क्लोरीन को 1 देगा, फिर दूसरा दूसरे क्लोरीन को देगा। तो टोटल इसने कितने दे रखे हैं बच्चे, 2 ही तो दिया है ना। लिख लिया ये। तो 2 हमने लिमिटेशन देख लिया, एक एक्सपेंडेड ऑक्टेट का, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। थर्ड एग्जांपल है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल तो पता ही है ना। ऑड का मतलब क्या होता है, विषम, सम विषम होते हैं ना, 1 3 5 7 9, ये सब क्या होता है, विषम। 2 4 6, ये सब सम। तो जनरली होना ये चाहिए कि जो तुम्हारा एलिमेंट होना चाहिए ना, उस पर इलेक्ट्रॉन जो बचने चाहिए, वो बचने चाहिए तुम्हारे सम में।